हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसके 2 या 3 लेक्चर मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और ये फिजिक्स की हमारी यूनिट 3 है। कौन सी है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो स्टूडेंट, आज हम 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और देखो, इस चैप्टर में स्टूडेंट डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको वही डेरिवेशंस कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमें लग रहा है कि ये आ सकते हैं। अगर आप सभी डेरिवेशंस करोगे तो स्टूडेंट बहुत टाइम चला जाएगा, और मुझे पता है कि आप सभी डेरिवेशंस को भी प्रिपेयर नहीं करोगे। तो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारा पढ़ाया जाएगा। और अगर हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं या फिर प्रीवियस पेपर कराते हैं, अगर उनमें वो डेरिवेशंस आते हैं तो आपको वहां पर करा दिए जाएंगे, टेंशन मत लेना। देखो, इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो हमने आपको ना कराया हो। आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल के हर टाइप के क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे, ठीक है? टेंशन मत लिया करो, मेहनत करो। आगे की मेहनत हम करेंगे, आप भी करोगे, तभी जाके आपका जो सपना है 95 प्लस का वो पूरा हो पाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट, सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, बैक से लिखते हैं। चलो, तो इंग्लिश में स्टूडेंट आप इस तरीके से लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। मान लो, देखो, वृत्ताकार धारावाही लूप कहे या फिर वो कुंडली कहे, लूप की जगह यहाँ पर कुंडली भी आ सकता है, तो अब भी आपको यही डेरिवेशन करना है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाओगे। लूप है तो कुछ इस प्रकार से बना दोगे, ठीक है? और यहाँ पर धारा की डायरेक्शन के लिए कुछ इस प्रकार से दिखाओगे, ठीक है? ये हो गया हमारा लूप। अब इसमें क्या करना है? हमें आई धारा प्रवाहित करनी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित करेंगे। और जो लूप हमने ले रखा है स्टूडेंट, इसकी त्रिज्या हमने मानी है ए, स्मॉल ए त्रिज्या की हमारी कोई लूप है जिसमें आई धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। और एक चीज़ समझना, देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। अल्पांश मतलब छोटा सा अवयव, छोटा सा खंड, जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे केंद्र ओ पर। ये वाला है ना, इसको डार्क कर देना। जिस अल्पांश को हमने मानेंगे, इस अल्पांश की लंबाई कितनी है आपकी? डेल्टा एल। अब देखो, ये और ये, इनके बीच एंगल जो होगा ये वाला 90 डिग्री का होगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है? यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दोगे धारा की, कुछ इस प्रकार से है। अब देखो, इसमें आपको करना क्या है वो समझ लो। माना कि स्मॉल ए त्रिज्या की कोई लूप है और इसको केंद्र ओ मान लो या बिंदु पी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, केंद्र ओ मान लेते हैं, ठीक है? अब समझना, देखो थ्योरी कैसे लिखोगे। आपको थ्योरी को लिखना है, रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स है, जितना समझोगे आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थ्योरी लिखोगे, माना कि स्मॉल ए त्रिज्या की कोई लूप है जिसमें आई धारा वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज ये होता है। अब देखो, क्लॉकवाइज क्या होता? कुछ इस प्रकार से, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? कुछ इस प्रकार से। तो एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमें केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 पढ़ाया था। अगर हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ का अंगूठा व उसके पास की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, देखो समझना मैं जो कहना चाहता हूं, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। हमें कहां ज्ञात करना है? यहां पर। और अंगूठा कहां हो? धारा की दिशा में। तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो अब यहां पर आप कैसे फॉलो करोगे? धारा, ये देखो, इसके कारण मैं यहां पर निकालूंगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये छोटा सा हमने खंड ले रखा है ना, इसके कारण हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखो, कुछ इस प्रकार से लगाओगे। अंगूठा जा रहा धारा की दिशा में, यहाँ पर देखो नीचे धारा जा रही है, तो कुछ इस प्रकार से धारा है। अंगुलियां कहाँ हैं?
बिंदु O की तरफ, क्योंकि बिंदु O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अब बताओ धक्का किधर लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु O पर या केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप का तल ये हो गया, ये क्या लूप का तल, लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगर नीचे की ओर होगी तो लूप के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। और आपको सभी को पता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है तो उसे डॉट से, और नीचे की ओर है तो उसे क्रॉस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर अल्पांश ले लेता, मतलब छोटा सा जो टुकड़ा अवयव हमने उधर यहाँ लिया है इसे यहाँ ले लूँ, अगर फिर मैं आपसे कहूँ कि केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो फिर आप क्या करोगे, धारा देखो ऊपर की ओर है, फिर भी ऐसे करके फॉलो करोगे, अब धक्का फिर भी ऊपर की ओर लगेगा। मतलब लूप के तल के कारण लूप के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगी, चाहे इस लूप पर हम कहीं पर भी कोई भी खंड यूज कर लें। क्लियर है सभी को? तो मैंने आपको केवल डायरेक्शन बताई, तो डायरेक्शन आप कुछ इस प्रकार से लिख दोगे इसकी, ठीक है, ये डेल्टा बी हो जाएगा। छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र माना है तो मैंने क्या मान लिया, डेल्टा बी। बात आती है थ्योरी कैसे लिखोगे, तो यहां लिखोगे माना कि स्मॉल ए त्रिज्या की कोई लूप है जिसमें आई धारा वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बहुत ही इजी है, देखो आपको समझना है, रटना नहीं है, अगर समझोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, आगे लिखोगे माना कि लूप पर कोई अल्पांश, मैंने जो माना है डेल्टा एल, कोई अल्पांश डेल्टा एल लिया, इस अल्पांश के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर हम बायो-सैवर्ट का नियम लगाएंगे। अब इस अल्पांश के कारण हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यहां पर कौन सा नियम लगाओगे आप, बायो-सैवर्ट का। ध्यान लिखोगे बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से। आप सभी जानते हो बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यही तो होता है बायो-सैवर्ट का नियम। तो देखो थ्योरी कुछ नहीं है, पूरी की पूरी मैंने इसी डायग्राम से बनाई है। हमने कोई लूप ले रखा है जिसमें, और त्रिज्या कितनी है इस लूप की, ए, और इसमें आई धारा हम एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित कर रहे हैं। इस अल्पांश, हमने लूप पर कोई अल्पांश कहीं पर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाया, आप इधर दिखा सकते हो। लूप पर हमने कोई अल्पांश लिया डेल्टा एल, इस अल्पांश के कारण हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं बायो-सैवर्ट के नियम से। अब यहाँ पर एंगल आप सभी को थीटा का मान कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये लिखोगे इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दोगे, ये हमारा डेल्टा भी निकल कर आ गया। अब उसके बाद क्या लिखोगे, तो आगे लिखोगे दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, क्लियर है सभी को? मैं थ्योरी बता रहा हूं कैसे लिखनी है आपको। आगे हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिखना चाहते हो, अगर हम लूप पर कोई भी अल्पांश लें, कहीं पर भी अल्पांश लें, उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर ही होगी। एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहां पर दिखाया, आप कहीं पर भी ले सकते हो। अगर आप इधर लोगे तब भी ये कंडीशन निकल के आएगी ऊपर की ओर, कहीं पर भी ले सकते हो। इसके कारण लगाओगे तो कैसे लगाओगे,
यही तो लगाओगे। तो अब धक्का किधर लगाओगे, ऊपर की ओर, क्योंकि देखो आप सभी जानते हो कि दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार अंगूठा और उसके पास की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तो ऐसे तो लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और अंगूठा देखो धारा की दिशा में जा रहा है ऊपर की ओर। धक्का आप किधर लगाओगे, ऊपर की ओर, तो कहीं पर भी ले सकते हो। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे लगेगा। मतलब इस लूप पर आप कहीं पर भी देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर एक कंडीशन में लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर ही निकल के आएगी। अभी तक हमने केवल इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। अब इस पूरी धारावाही लूप के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे केंद्र ऊपर। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत तो कमेंट कर देना, बट वीडियो को डिसलाइक मत करना। क्लियर है सभी को यहां तक? चलो आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। आगे लिखोगे, इसलिए पूरी धारावाही लूप के कारण, इसलिए पूरी धारावाही लूप के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुछ नहीं करना है यार। क्या करोगे, पूरी लूप है तो B बराबर सिग्मा डेल्टा B, क्योंकि हम पूरी लूप की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने केवल छोटा सा अल्पांश लिया था ये वाला, इसके कारण हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। लेकिन अगर पूरी लूप की बात करेंगे तो सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू, सिग्मा को सिग्मा रहने दो, डेल्टा बी का मान अभी हमने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा हमारा पूरा हट चुका था अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें ऐसी जो चीज़ें परिवर्तित नहीं होगी, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाहर निकालो। 4 पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाहर निकालो। आई धारा कोई चेंज नहीं होगा, ए में कोई चेंज नहीं होगा, इन सभी को बाहर निकालो। अंदर क्या रहेगा, सिग्मा डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल। आगे लिखोगे बट सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई ए। 2 पाई ए आप सभी जानते हो क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब एक चीज बताओ, जब आप पूरी लूप ले रहे हो तो पूरा लूप जो है वो क्या है, हमारा वृत्त के टाइप का है। पूरा लूप आप देख रहे हो किस टाइप का है, वृत्त के टाइप का है। तो यहाँ पर हम अल्पांश था तो हमने डेल्टा एल ले लिया, लेकिन जब हम पूरा लूप लेंगे तो पूरा एक वृत्त बन गया, तो पूरे वृत्त की परिधि यूज की जाएगी जो कि होती है 2 पाई ए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कर दोगे। इसलिए बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। ठीक है, अब देखो ए से तो ए के कट गया, 2 पाई है, देखो पाई से पाई काट दोगे और 2 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो क्या रह गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये आ गया वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बोला था कि लूप की जगह अगर कुंडली हो जाए तो आगे लिखोगे, माना कि लूप कोई कुंडली है, यहां पर एक लाइन लिख लेना। ठीक है, माना कि लूप कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं करना है यार, आपको कुछ नहीं करना है, सेम सूत्र रहेगा, बस आपको N से मल्टीपल कर देना है। B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये हो गया हमारा वृत्ताकार धारावाही लूप, लूप की जगह कुंडली हो जाएगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर आपसे बोला जाए वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो आप इसको करके आओगे। अगर बोला जाए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो आपको इसको करना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पूरी धारावाही लूप के कारण, इस पूरी लूप के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। क्लियर है? अभी तक हमने जो निकाला था चुंबकीय क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण केंद्र ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो निकाला था केवल, तो वो हमारा निकल के आया था कितना, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। बट अगर हम पूरी लूप की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ नहीं किया, पूरी लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र को माना बी इज इक्वल टू लगा दिया सिग्मा, क्योंकि हम पूरा लूप लेंगे तो सिग्मा डेल्टा बी, सिग्मा डेल्टा बी का मान हमने निकाला था ये वाला। उसके बाद देखो इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होगा उनको हमने बाहर निकाल लिया।
अब हम अल्पांश की बात तो कर नहीं रहे थे कि हम डेल्टा एल को यूज कर लेते हैं, हम पूरे लूप की बात कर रहे थे। लूप आप सभी को दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि वृत्त के टाइप का है, तो हमें यहाँ पर सिग्मा डेल्टा एल ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2πa वृत्त की परिधि के। तो हमने सिग्मा डेल्टा एल की जगह क्या यूज किया, 2πa। आगे काट पीट करना जानते हो और हमारा डेरिवेशन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत तो कमेंट कर देना। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, वैसे बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो किसी दिन अगर वीडियो मिस हो जाए करें तो टेंशन ना लिया करो यार, ऐसा नहीं होगा कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कराएंगे। अगली हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, उस टॉपिक पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आवेशित कण की गति, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी इंग्लिश। देखो हिंदी के साथ इंग्लिश जानना भी जरूरी है। उसका रीजन क्या है, इन फ्यूचर आपको जो स्टडी करनी है वो इंग्लिश में ही करनी है, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ की इंग्लिश पता होनी चाहिए। इन फ्यूचर आप बोले जाता है मैग्नेटिक फील्ड, बट यू डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको हर चीज़ की इंग्लिश बताने की कोशिश करता हूँ। देखो डेफिनेशन इंग्लिश में नहीं लिखी जा सकती, अभी समझदार हूँ, क्योंकि इतना टाइम ना तो आपके पास है ना ही हमारे पास है, ठीक है। चलो इसके लिए हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है पहले, ठीक है ना। एक डायग्राम ये बनेगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे थ्योरी आपको लिखने ही सीखने, देखो कैसे लिखी जाती है थ्योरी, क्योंकि कितनी थ्योरी रटोगे फिजिक्स में, बहुत थ्योरी है यार, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कहते हैं रटंत विद्या फलंत नहीं, फलंत विद्या रटंत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे कुछ इस प्रकार से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे में दिखा दोगे, ठीक है। और दिखाना चाहते हो नीचे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लो, करना चाहते हो तो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है हमारा, तो एक जैसा होना चाहिए। तो ये क्या हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, लिखोगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में कैपिटल बी। यहाँ पर आप 3 बिंदु दिखाओगे, पी क्यू आर। यहाँ पर आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर हम किसी आवेशित कण को प्रवेश करा रहे हैं, कहाँ पर, बिंदु पी पर, और बिंदु पी पर ये प्रवेश करेगा, वी वेग से गति करेगा, गतिशील किससे होगा, वी वेग से, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इधर दिखा देता हूँ पी, यहाँ पर दिखाओगे प्लस क्यू, मतलब आवेशित कण जो है, जो हमने आवेशित कण ले रखा है उस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू, और वो बिंदु पी पर प्रवेश करेगा। और यहाँ पर आप दिखाओगे फोर्स एफ, यहाँ पर भी दिखाओगे एफ, यहाँ पर भी दिखाओगे एफ। समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ, माना कि कोई आवेशित कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, वो एक समान इस चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिंदु पी पर वी वेग से प्रवेश करता है, किससे, वी वेग से प्रवेश करता है। अब देखो यहाँ पर भी आप सेम दिखाओगे वी, यहाँ पर भी क्या दिखाओगे वी, और यहाँ पर भी आप क्या दिखाओगे वी। देखो डायग्राम में कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। अगर ऊपर नीचे हो तो आप बीच में ले लेना, सब बीच में आएंगे, ठीक है, पैमाने से खींच लेना। देखो ये छोटा सा डायग्राम बनेगा, यहाँ पर हमें निकालना है कि अगर कोई आवेशित कण है और उसे हम चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं, तो जब वो गति करेगा तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति है वो किस प्रकार की होगी, ये हमको बताना है। तो डायग्राम हमारा बन चुका है, थ्योरी कैसे लिखोगे आपको वो समझना है। तो यहाँ लिखोगे माना कि कोई आवेशित कण जिस पर
प्लस क्यू आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बिंदु P पर V वेग से प्रवेश करता है। V वेग से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। नीचे की ओर है, जिसे क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित किया गया है। जिसे क्रॉस चिन्हों, ब्रैकेट में क्रॉस चिन्ह दिखा दो, ठीक है ना, ऐसे करके से प्रदर्शित किया गया है। किया गया है। इतना क्लियर सभी को? तो पूरी थ्योरी मैंने कहीं से नहीं बनाई है। हमारे पास कोई आवेशित कण है और उस आवेशित कण पर कितना आवेश है? प्लस क्यू। और इस आवेशित कण को बिंदु P पर V वेग से प्रवेश कराया जाता है। बिंदु P पर V वेग से प्रवेश कराया जाता है। तो इस आवेशित कण पर क्या कार्य करेगा? चुंबकीय बल। क्या कार्य करेगा? चुंबकीय बल। तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगा, इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला, इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो F बराबर क्या होता है? QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा। बट आप कहोगे कि सर यहाँ से थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो स्टूडेंट एक चीज़ बताओ, ये एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री का है या नहीं है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखो, जो F है और जो वेग है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, अर्थात एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी लगाओगे? 90 इज इक्वल टू QVB साइन 90। और साइन 90 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है? 1। तो क्या निकल के आएगा? QVB। ये क्या आ गया? F का मान निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा का क्या? रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने F का मान निकाल लिया और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो इसको, चलो यहाँ पर और लिख सकते हो। आगे क्या लिखोगे आपको वो समझना। देखो बिंदु P पर, बिंदु P पर बल F की दिशा, बल F की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B एवं वेग V दोनों के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर होगी। और ये हमने किसके द्वारा निकाला है? यहाँ लिख सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। लिखना चाहते हो लिख सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा लिख लेना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। आप सभी फ्लेमिंग का नियम जानते हो, ये वाला होता है। इस नियम के अनुसार अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। बट यहाँ पर जो धारा है, धारा की जगह हम वेग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाओगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? नीचे की ओर है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से लगा दिया। देखो बिंदु P पर लग गया। ये क्या? धारा है, वेग की दिशा हो गई। और बल F देखो ऊपर की ओर हो गया। बट अगर हम देखो इस वाली कंडीशन पर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आओगे तो कुछ इस प्रकार से लगाओगे। हर एक जगह देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लग रहा है और हर एक जगह मैंने बल F की दिशा इसी प्रकार से दिखाई है। क्लियर सभी को? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम बल F की जो डायरेक्शन है उसको बता सकते हैं। क्लियर है सभी को? इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा हो। देखो ये वाली थ्योरी मैंने पूरी की पूरी डायग्राम से बनाई है। बस आपको एक बार सही तरह डायग्राम बना लेना है, ठीक है। डायग्राम बना लोगे तो आराम से इस थ्योरी को लिख लोगे और फिर आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाल लोगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है कि किस प्रकार से आपको डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे जो बचा हो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं आप।
आगे लिखोगे चूंकि बल F वेग v के लंबवत है, इसलिए यह वेग के परिमाण, वेग का परिमाण का मतलब जानते हो चाल, वेग के परिमाण ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो चाल, वेग के परिमाण को नहीं बदलेगा। देखो जो परिमाण है वेग का उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, केवल क्या बदलेगा, दिशा, केवल दिशा बदलेगा। क्या बदलेगा, देखो परिमाण को नहीं बदल रहा है, परिमाण को नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगा। कौन, बल F, केवल दिशा बदलेगा। थोड़ी सी थ्योरी है स्टूडेंट इसमें जो कि आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी से ही हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। बिना थ्योरी के आप सोच रहे हो कि सर इसको कैसे लिखें, तो ये मैंने चीज बता दी कि कैसे हम यहाँ पर बल F की डायरेक्शन निकालेंगे। दूसरी चीज हमें यहाँ पर कंडीशन बतानी पड़ेगी कि जो बल F है वो वेग v के लंबवत है। आप सभी को दिखाई दे रहा है वेग v इधर है, बल F ऊपर की ओर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। जब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो जो बल F है वो जो वेग है उसके परिमाण को नहीं बदलेगा। अगर 5 मीटर पर सेकंड का वेग शुरुआत में था तो बाद में भी आगे जाके उतना ही रहेगा। हो सकता है इस बल F की वजह से इसकी डायरेक्शन बदल जाए, किसकी, वेग की, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगी और यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगी। हर एक कंडीशन में जो वेग है उसकी डायरेक्शन परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन जो परिमाण है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है, केवल दिशा बदलेगा। बिंदु Q एवं R पर, बिंदु Q एवं R पर बल F की दिशा, बल F की दिशा चित्रानुसार होगी, चित्रानुसार होगी। यहां तक हमने केवल कॉन्सेप्ट को समझा। देखो थ्योरेटिकल में फिर आपसे कह रहा हूं, उसमें आप देखोगे डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बट थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा है। हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाए, बट स्टूडेंट समझना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको सही तरह प्रिपेयर करना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखोगे, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी हो रहा है, बस इतना सा कोऑपरेट कर लेना। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि आवेशित कण एक ऐसे बल के अंतर्गत गति कर रहा है, एक ऐसे बल के अंतर्गत गति कर रहा है जिसका परिमाण अचर है, अचर का मतलब बदलेगा नहीं, जिसका परिमाण अचर है लेकिन दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब आवेशित कण, जब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करे। वृत्ताकार, इस पर अंडरलाइन कर लेना, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ पर गति करे। इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला, इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना, देखो थ्योरेटिकल थोड़ा सा हो चुका, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसमें क्या करें, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, वो भी थ्योरी से। देखो बल F वेग v के लंबवत है, बल F वेग v के लंबवत है, इतना क्लियर है। इसलिए यह क्या करेगा, वेग का जो परिमाण है, जो चाल है, उसको नहीं बदलेगा, केवल दिशा को परिवर्तित करेगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, को नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगा। और बिंदु Q और R पर, बिंदु Q और R पर जो बल F की दिशा है वो चित्रानुसार होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, अतः स्पष्ट है कि जो आवेशित कण है, हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला है कि जो आवेशित कण है एक ऐसे बल के अंतर्गत गति कर रहा है जिसका परिमाण तो अचर है, जिसका परिमाण अचर है, मतलब परिमाण कांस्टेंट है, परिमाण नियत है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है। ये कब संभव है, जब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करे। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ये कंडीशन क्षेत्र के लंबवत वाली है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कर लेना इस पॉइंट को, कि जब भी कोई आवेशित कण
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होगा, और अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो F का मान 0 होगा। और एक और कंडीशन आएगी कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो हेलिक्स या कुंडली के आकार का होगा। तो आपको ये 3 कंडीशन से याद रखनी है। उम्मीद करता हूं, देखो यहाँ पर हम अभिकेंद्र बल आप सभी जानते हो, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है mv²/r, mv²/r। ये क्या होता है, F का मान होता है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दोगे तो दोनों बलों को हमें एक दूसरे के इक्वल करना है, क्योंकि अभिकेंद्र बल का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये किसी दूसरे बल से ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर किससे उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय बल से। किससे उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय बल से। क्लियर है। अब आप सभी जानते हो कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वृत्तीय पथ पर घूमती है। तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है, अभिकेंद्र बल की। और पृथ्वी पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो कहां से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कहां से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करता है। क्लियर है। तो आगे देखो क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को आपको एक दूसरे के इक्वल करना है। ऊपर से मैं मिटा देता हूं, कोई भी दिक्कत तो कमेंट कर देना। बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर चीज आपको लिख लिख कर समझा रहा हूं। मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा, बट मैं आपको हर तरीके से सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है, दोनों बलों को एक दूसरे के बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 से एक हमने निकाली है QVB, तो QVB बराबर mv²/r। V से V को काट दो तो R का मान यहाँ से निकालोगे, R बराबर ये यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लो, कुछ इस प्रकार से R आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, QB यहाँ पर आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, mv/QB। ठीक है। तो ये आ गई हमारी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r बराबर mv/QB। एक कंडीशन निकल के आएगी, बट mv आप सभी जानते हो क्या होता है, P या संवेग, P संवेग। और ये किसका संवेग होगा, आवेशित कण का संवेग होगा। तो यहां से एक निष्कर्ष और निकल के आ सकता है। क्या निकल के आ सकता है कि R का जो मान है, वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो संवेग के अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि अगर कोई आवेशित कण है तो उसका Q का मान कांस्टेंट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र एक समान माना है तो B का मान भी कांस्टेंट होगा। तो R प्रोपोर्शनल P, मतलब आवेशित वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो आवेशित कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जानते हो, संवेग जितना ज्यादा होगा, संवेग जितना ज्यादा होगा मतलब आवेशित कण जितनी तेजी से गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि अगर वेग कम है तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कम होगी, और वेग ज्यादा है तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। एक कंडीशन हमारी ये निकल के आती है। आगे इसमें आगे आप क्या करोगे, आगे थोड़ा सा और बता रहा हूं स्टूडेंट क्या करना है। माना कि आवेशित कण एक पूरा चक्कर लगाने में कैपिटल T समय लेता है, कैपिटल T समय लेता है। देखो अब हमारा जो आवेशित कण है वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब T समय ले रहा है। मतलब यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है और दोबारा से अगर यहीं पर घूम कर आना चाहता है तो उसको आवर्तकाल का टाइम मतलब कैपिटल T समय लग रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले डायग्राम को मिटा दें। चलो डायग्राम को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, चलो इसको रहने से इसे मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें थोड़ी बहुत पड़ सकती है। देखो चाल बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। एक चीज बताओ, अगर आवेशित कण यहाँ से शुरू होके अगर पूरा चक्कर यहीं पे खत्म कर रहा है तो पूरा एक वृत्त दिखाई दे रहा है। वृत्त की परिधि यूज करेंगे यहाँ पर हम दूरी की जगह, तो 2πr। बात आती है चाल कैसे निकालें यार। अभी देखो अभी हमने क्या निकाला था, r बराबर निकाला है mv/QB। तो यहाँ से v का मान निकालो तो क्या निकल के आएगा, v बराबर r × QB/m। यही तो निकल के आएगा। समझदार हो।
अभी हमने r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी निकाला है, तो यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं। तो v बराबर r इंटू क्यू बी अपॉन एम। तो बस लगा दो यहाँ पर, इस चीज़ को हटा देते हैं आप, r इंटू क्यू बी अपॉन एम। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल हो रहा, हटा दिया। m हमारा ऊपर पहुँच जाएगा और समय इसको मानोगे कैपिटल T, तो कैपिटल T बराबर क्या आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमारा आवर्तकाल निकल के आ गया। इसको भी हटा देते हैं। यदि आवृत्ति n हो तो, यदि आवृत्ति n हो तो, अगर आवृत्ति n है तो n बराबर क्या होता है 1 अपॉन टी। आप सभी जानते हो इतना। तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन टी की जगह लगा दो 2 पाई m अपॉन क्यू बी, या स्मॉल n बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये हमारी आवृत्ति निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने आवृत्ति निकाल ली है। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर n क्या है स्टूडेंट, आवृत्ति है। क्या है, n आवृत्ति है। क्लियर सभी को। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना या कुछ भी लिख लेना कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ हेलिक्स या कुंडली के आकार का होगा, कुछ इस प्रकार का। कब, जब वो थीटा कोण पर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो हेलिक्स है, ये कुंडली है। तो एक लाइन में लिख लेना कि जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है, उसका जो मार्ग है वो हेलिक्स या कुंडली के आकार का होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस किए। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वो सारे मैं कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको लिमिटेड ही कराए जाएंगे, जितने आप तैयार कर सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ये। इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे इस वाली यूनिट में छोटे हैं, एक चैप्टर और है, उसके बाद अगली यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो टेंशन ना लो, कोर्स की अच्छे से हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।